मोदी जी को अपना रिपोर्ट कार्ड तो देना नहीं है। अपना रिपोर्ट कार्ड उनको मालूम नहीं, दूसरे के एक्सरे से भी प्रॉब्लम है। 10 साल में महंगाई का जो हालात है वो आप जानते हैं। वो बहुत हल्की बात कर रहे हैं, सच्चाई कभी नहीं बोलते। मोदी जी ऐसा ही भारत चाहते हैं। मोदी जी से एक चुनौती है, उसकी कोई एक लाइन पढ़कर बताएं जहाँ पे उनको मुस्लिम लीग की रिफ्लेक्शन दिखाई दी है। कोई एक लाइन। अब मालूम नहीं कौन सा झूठ उनको परोसा गया, कौन सा झूठा मैनिफेस्टो पड़ा, या बिना पढ़े जानकर झूठ बोल रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। ये एक घोषित वायदा है जो जनरल कैटेगरी के लोगों को मालूम है। सवाल ये है कि मोदी जी 400 सीट चाहते क्यों है? वो 400 सीट इस वायदे को पूरा करना चाहते हैं। वो इस आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए वो 400 सीट मांग रहे हैं। जनता समझ गई है और जनता इस बार 400 क्या, उनको 180 से नीचे रखने वाली है। और हमारे साथ हैं कुलदीप जी। सर, पहला सवाल कि मोदी जी 10 साल शासन करने के बाद भी उनके भाषण से विकास का मुद्दा गायब है। वो लगातार कह रही कांग्रेस जो है सर्वे करेगी, एक्सरे करेगी और आपकी संपत्ति जो है वो घुसपैठियों में जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनमें बांट देगी। देखिए, 10 साल के बाद मोदी जी को अपना रिपोर्ट कार्ड तो देना नहीं है। अपना रिपोर्ट कार्ड उनको मालूम नहीं, दूसरे के एक्सरे से भी प्रॉब्लम है। 10 साल में महंगाई का जो हालात है वो आप जानते हैं। 10 साल में बेरोजगारी ऐसी हो गई कि अब आईआईटी वाले भी बेरोजगार होने लग गए, ये आप जानते हैं। इसके जवाब उनके पास नहीं है। वो बहुत हल्की बात कर रहे हैं। उनके अपने कितने भाई बहन हैं? 6। अमित शाह जी के कितने हैं? 7। योगी जी के कितने हैं? 7 या 6। तो ये जो बात है वो सच्चाई कभी नहीं बोलते। दूसरी बात, 16 लाख करोड़ उन्होंने 25 लोगों के माफ किए और किसानों को कुछ माफ नहीं किया। जैसे आज राहुल जी ने बोला, 16 लाख करोड़ कितने होते हैं? देश के सारे किसानों का 25 साल कर्जा आप माफ करेंगे, इतने होते हैं। 25 बार साल में एक बार कर्जा माफ करेंगे, इतने होते हैं 16 लाख करोड़। अगर हम वो पैसा लेकर किसानों को एमएसपी देते हैं तो इस पे मोदी जी को आपत्ति क्या है? अगर वो पैसा लेकर हम लोग युवाओं को 1 लाख रुपए सालाना पहले साल डिग्री और डिप्लोमा धारियों को देते हैं तो इसमें क्या आपत्ति है? अगर वो पैसा लेकर हम 1 लाख रुपया महिलाओं को साल का देते हैं तो इसमें मोदी जी को आपत्ति क्या है? मोदी जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन मोदी जी जानते हैं कि वो कर नहीं पाए। जनता जवाब पूछ रही है, इसलिए वो भटकाने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। हमारा स्पष्ट पूछना है कि क्या मोदी जी ऐसा ही भारत चाहते हैं जहां पे उनका मंत्री जो खरबोपति है वो 680 रुपये टैक्स देता है और आम जनता को टैक्स में कोई छूट नहीं है? हम तो यही कह रहे हैं ना कि कॉरपोरेट सेक्टर इस देश के लिए ज़रूरी है, लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर को उसकी मेहनत का पैसा मिले और आम जनता को उसकी मेहनत का पैसा मिले। मोदी जी ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनके कुछ दोस्तों को आपकी, मेरी, आम आदमी की मेहनत का पैसा मिल जाए। हमारे समाज के लोग वो बेरोजगार रहें, वो महंगाई से त्रस्त रहें, उनकी तनख्वाहें ना बढ़ें, और दूसरी ओर कुछ लोग हर रोज अपनी संपत्ति को कई कई % बढ़ाते चलें। उनकी संपत्ति हर कुछ हफ्ते में दुगनी हो जा रही है और आपकी हमारी तो हो नहीं रही है। सर, एक सीधा सवाल और सर कि वो कहते हैं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग की याद दिलाता है, उसमें माओवादियों की बात कही है, उन्होंने आरोप लगाया। मोदी जी से एक चुनौती है, उसकी कोई एक लाइन पढ़कर बताएं जहां पे उनको मुस्लिम लीग की रिफ्लेक्शन दिखाई दी है। कोई एक लाइन। अब मालूम नहीं कौन सा झूठ उनको परोसा गया, कौन सा झूठा मैनिफेस्टो पड़ा, या बिना पढ़े जानकर झूठ बोल रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। इसलिए हमने उनको चैलेंज किया है, आप हमें वक्त दीजिए, हम आके अपना मैनिफेस्टो पढ़ाते हैं, बताइए इसमें आपको कहाँ समस्या दिख रही है। उनको समस्या इस पे किस चीज़ पे है? क्योंकि वो जो बात कह रहे हैं वो तो है नहीं, और जो बात है वो उनको करनी चाहिए, वो कर नहीं रहे हैं, इसलिए मुँह छिपाते फिर रहे हैं। सर, आज सामाजिक न्याय सम्मेलन में हमने राहुल जी का भाषण सुना, आपने भी कहा। तो सर, पिछले 10 सालों में सर संविधान की जो है उस पर काफ़ी हमले हुए हैं, संविधान बदलने की बात की जाती है, बहुजनों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। आप इन सारे मुद्दों पे, और आज राहुल गांधी ने कहा है कि ये मेरा पॉलिटिकल टारगेट नहीं है, ये मेरे लाइफ का मिशन है, उद्देश्य है। राहुल जी का एक ही सपना है कि इस देश में जो अमीर गरीब की खाई है वो खत्म हो। अगर इस देश में इतनी बड़ी जनसंख्या गरीब रहेगी, इतनी बड़ी जनसंख्या बेरोजगार रहेगी,
तो ये देश तरक्की नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये नहीं हो सकता कि पावर मीडिया में होती है, पावर जुडिशरी में होती है, पावर राजनीतिक होती है, पावर ब्यूरोक्रेटिक होती है, पावर कॉरपोरेट होती है। ये 5 तरह की पावर है। इन 5 तरह की पावर में केवल 10-12% लोग और उनके समुदाय का कब्जा हो, बाकी लगभग 90% लोगों का उसमें कोई हिस्सेदारी ना हो। तो अगर ऐसा होगा तो ये देश मजबूत नहीं बनेगा। और वो ये मानते हैं, और जो सच है कि 90% लोग जो बाहर हैं और 50% लोग जो गरीब हैं, वो अधिकांश SC ST OBC के लोग हैं। उसमें कुछ बाकी कम्युनिटीज के भी होंगे, अधिकांश लोग इन कम्युनिटीज के हैं। तो अगर देश इनके बारे में नहीं सोचेगा तो देश तरक्की नहीं कर सकता। देश के उद्योगपति तरक्की कर सकते हैं, देश की सड़कें तरक्की कर सकती हैं, लेकिन देश के लोग तरक्की नहीं कर सकते हैं। आज जितना मर्जी अडानी जी की संपत्ति बढ़ रही हो, आज जितने मर्जी आपने टोल रोड बना दी हो, सवाल ये है कि आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ी, सवाल ये है कि आपको कितना रोजगार मिल रहा है, सवाल ये है कि आपको महंगाई का सामना करने में कितनी मुश्किल आ रही है। ये बात अगर जब तक ठीक नहीं करेंगे, और इसके लिए उनका मानना है कि जब तक डेटा नहीं होगा कि कौन व्यक्ति कहाँ खड़ा है, तब तक आप प्लानिंग कैसे करेंगे। और डेटा के लिए वो कहते हैं कि एक्सरे चाहिए, सामाजिक आर्थिक जाति का डेटा उनको चाहिए। और बिना डेटा के, आप भी जानते हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स जानते हैं या आप कॉमन सेंस की भी बात करें, तो बिना डेटा के प्लानिंग नहीं हो सकती। भारत में एक लेवल की प्लानिंग हुई जिससे एक बहुत बड़ा मध्यवर्ग तैयार हुआ पिछले 75 साल में। अब जो तैयार हो गया, जब वो पढ़ लिख गया है, आज उसको नौकरी नहीं मिल रही है। आज पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो स्विगी और जोमेटो के डिलीवरी बॉय बन रहे हैं, अमेजन के डिलीवरी बॉय बन रहे हैं। ऐसा देश तो नहीं चाहते थे हम लोग। हम लोगों को इस देश में एक विश्वास था, और आपकी पीढ़ी हो, मेरी पीढ़ी हो, हमारे को बचपन से विश्वास था कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो तरक्की कर जाएंगे, पढ़ जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। ये विश्वास पिछले 10 साल में टूटा है कि आज युवा को ये है, आज आम लोगों को है कि अगर पढ़ाई कर भी लोगे तो भी नौकरी की गारंटी नहीं है, तो भी तरक्की की गारंटी नहीं है। और राहुल जी इस प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश में दोबारा विश्वास आए कि हम पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। सर, उनके नेताओं का कहना है कि 400 सीट हमें दे दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे। सर, इस बात पे हम हमेशा वो अपनी बात को कोट करते हैं बीच बीच में। देखिए, आप किसी भी जनरल क्लास के बीजेपी समर्थक से बात कीजिए, व्यक्तिगत बात कीजिए, कमरे में बैठ के, कैमरा लगा के नहीं, तो लगभग हर व्यक्ति आपको ये बोलेगा कि आने वाले दिनों में कभी ना कभी RSS आरक्षण समाप्त कर देगी। ये एक अघोषित वायदा है जो जनरल कैटेगरी के लोगों को मालूम है। सवाल ये है कि मोदी जी 400 सीट चाहते क्यों हैं? वो 400 सीट इस वायदे को पूरा करना चाहते हैं, वो इस आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। ये खुद RSS चीफ भी बोल चुके हैं, भले ही बाद में पलट गए हों, लेकिन दिल की बात तो जबान पे आ गई थी। और ये संविधान बदलना चाहते हैं, वो संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। बाबा साहब की पहचान क्या है? बाबा साहब तो स्वाधीनता आंदोलन में नहीं थे, बाबा साहब तो सरकार में एक छोटे समय को छोड़कर मंत्री नहीं थे, कुछ समय रहे नेहरू जी के मंत्री। बाबा साहब की पहचान क्या है? बाबा साहब की पहचान है कि उन्होंने संविधान बनाया था, और संविधान की मार्फत इस देश के दबे कुछ लोगों को, SC ST को, OBC को उन्होंने बराबर के अधिकार दिए थे, महिलाओं को अधिकार दिए थे। ये बाबा साहब की पहचान है। जिस दिन ये संविधान बदल जाएगा तो बाबा साहब की पहचान बचेगी? उस समय बाबा साहब की याद खत्म हो जाएगी। आज ये मजबूरी में नमन करते हैं, लेकिन जिस वजह से बाबा साहब को नमन किया जाता है, अगर आप वो वजह बदल देंगे तो कल आप बाबा साहब की पहचान को भी मिटाने का काम कर रहे हैं, और इसके लिए वो 400 सीट मांग रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता इस बात को समझ गई है, और पिछले 5-7 दिनों में प्रधानमंत्री की ज़बान पर अब 400 का वर्ड नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका खेल का खुलासा हो गया है। जनता समझ गई है, और जनता इस बार 400 क्या, उनको 180 से नीचे रखने वाली है।
सर एक सवाल है सर, एक आखिरी सवाल सर कि ये राहुल गांधी ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम जाति जनगणना करवाएंगे, ये उनका एकदम वायदा है। तो सर सीधे सीधे शब्दों में बताएं सर हमारे व्यूअर्स को कि जाति जनगणना जरूरी क्यों है? देखिए, इस समय देश में चाहे जुडिशरी हो, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे शिक्षा में टॉप पोस्टें हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, इन सब में कुछ ही समुदायों का कब्जा है, जबकि बड़े पैमाने पर बाकी कम्युनिटीज़, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, आज वो पढ़ लिख गए हैं। लेकिन पढ़ लिखने के बावजूद भी जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें वो मौजूद नहीं है। दूसरी बात, जो पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ बनाने के लिए जिससे कि एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय का उत्थान हो, वो आगे बढ़े, उसके लिए डेटा नहीं है। बिना डेटा के कोई प्लानिंग नहीं हो सकती है। इसलिए राहुल जी का ये कहना है कि हम डेटा तो ले लें, इसमें क्या आपत्ति है कि कौन कितनी संख्या है, और एक बार ये मालूम हो जाए कि कौन लोग कहाँ पे हैं, किसकी कितने भागीदारी है, तो जिसकी भागीदारी कम होगी उस भागीदारी को बढ़ाने के लिए नीतियाँ बनाई जाएंगी। जो ज़्यादा गरीब होगा उसके लिए विशेष नीतियाँ बनाई जाएंगी। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये तो प्राइमरी बात है। आज आप बिना डेटा के अगर आप प्लानिंग करते हैं तो उन लोगों तक तो प्लान पहुंच जाता है जो जिनका की सत्ता के क्षेत्र में हिस्सेदारी है, लेकिन जो लोग उससे बाहर हैं उन तक बहुत थोड़ा पहुंचता है। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो लोगों का हक है उनको मिलना चाहिए, उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए, और प्लानिंग के लिए हमको डेटा लेना चाहिए, और डेटा लेने के लिए एक्सरे है। इसमें कौन किस जाति का सिर्फ वो नहीं होगा, इसमें किसकी क्या सामाजिक पृष्ठभूमि है, किसकी क्या इस समय आर्थिक हैसियत है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसके यहाँ कौन सी नौकरी में लोग हैं, किनके यहाँ सरकारी जो योजनाएं हैं उनका बेनिफिट पहुंच रहा है, किनके यहाँ योजनाओं का बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है, किनको अलग से मदद चाहिए। ये तमाम चीज़ें तो जनगणना के मार्फत ही आएंगी ना। तो राहुल जी इसलिए कह रहे हैं कि जनगणना कीजिए, ये डेटा लीजिए, और ताकि जो लोग इस चमक दमक की दौड़ में पीछे छूट गए हैं उनकी सरकार मदद कर सके। कुलदीप जी, आपने उस बात की बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कुलदीप जी को, जिन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो जाति जनगणना होगा, और जाति जनगणना जो सर्वे है, जो एक्सरे जो किया जाएगा, वो इसलिए किया जाएगा ताकि लोग पता चल सके कि किसके पास कितनी संपत्ति है, किस वर्ग के पास क्या है, और उसके बाद जो है नीतियाँ बनाई जा सके। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।